करोड़ रुपए के आसपास का फ्रॉड किया गया। डिजिटली अरेस्ट करने के नाम पर डराया गया, धमकाया गया। अलग अलग खातों में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हर रोज़ किसी अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कराते रहते थे। कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये NIA कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है। तो आपके ये इतना इम्पोर्टेंट केस है, हम होम मिनिस्ट्री को रोज़ खबर देते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है, कितने लोग अरेस्ट हो गए हैं, तो हमें ये अपडेट होम मिनिस्ट्री को रोज़ देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार जो ताज़ा मामला है वो है दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके का। गुलमोहर पार्क इलाके में छोटा मोटा अमाउंट नहीं, लगभग 23 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रॉड किया गया। डिजिटली अरेस्ट करने के नाम पर डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इनसे फ्रॉड के जरिए रिकवर कर लिया गया। हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं और इनके बारे में मैं इनका परिचय दे दूं। सीनियर सिटीजन हैं नरेश मल्होत्रा जी, जो कि पूर्व बैंकर रहे हैं, अलग अलग बैंकों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। सर, इतना बड़ा फ्रॉड, लगभग 22.5-23 करोड़ के आसपास आपको डिजिटली अरेस्ट करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया गया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप अस्पताल थे। मैं अस्पताल से आया हूँ और मेरी सर्जरी होके हटी थी। तो मेरे को 1 अगस्त को एयरटेल से हेडक्वार्टर से लाइन पे फ़ोन आता है कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसके तहत मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त को आपको एक कॉल आया? हाँ जी। फिर आगे क्या करा उन लोगों ने? फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल पे सारी मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ली, मेरे एसेट की इन्फॉर्मेशन ली और मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये NIA कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है। तो आप यूर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। सर, क्योंकि आप इस घर में अकेले भी रहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 23 करोड़ रुपए। तो इन्होंने कैसे आपको भरोसे में लिया? मतलब पहली ट्रांजैक्शन कितने की हुई और फिर किस किस तरीके से इन्होंने अमाउंट बढ़ाया और आपसे ट्रांसफ़र करवाया? इन्होंने मेरे को फ्राइडे को ये कोर्ट ऑर्डर दिया अरेस्ट का। सैटरडे मेरे से रोज़ 2 घंटे में, हर 2 घंटे में मेरे से अटेंडेंस लेते थे। संडे को भी ऐसा ही किया और बोला कि हम पहले आपको अरेस्ट ले लेंगे और आप अपनी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो सब रख लो, क्योंकि हम आपका अस्पताल अपने अरेस्ट में ही ट्रीट करेंगे। तो सामने भी वो वीडियो कॉल पर होते थे? और वो वीडियो पे होते थे, मेरे को नहीं दिखते थे, पर वो मेरे को देख लेते थे। फिर इन्होंने मुझे मंडे को बोले, अब सैटरडे संडे ऐसे ही चलाया हर 2 घंटे की रिपोर्टिंग में। मंडे को इन्होंने मुझे करीब 11 बजे बोला कि आपकी हमने बेल अप्रूव करा ली है मुंबई हाई कोर्ट से, आपको अरेस्ट नहीं देंगे, पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और आप किसी से भी बात नहीं करेंगे इस मामले में, ना बच्चों से ना किसी से। अगर किसी को भी बात होगी तो हम आपकी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और सबको को एक्यूज बना देंगे। दोनों डॉटर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको हम अरेस्ट में ले लेंगे। जी। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन तो फिर इन्होंने बोला कि हम आपके सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, रिजर्व बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन होगी और आप मेरे 14 लाख रुपए मेरे बैलेंस था, वो इन्होंने ट्रांसफ़र करा के मेरे से, और मुझे बोला ये लीजिए आपको रिज़र्व बैंक की रिसीट भेज रहे हैं हम।
पर वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और सर्टिफिकेट मुझे रिज़र्व बैंक का भेजा कि हमने 14 लाख रुपए आपसे रिसीव कर लिया है। फिर मैंने लगभग 14 करोड़ के स्टॉक बेचे, जो कि पैसा मेरे खाते में मंगलवार को आया। और मंगलवार से इन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की कि अलग अलग खातों में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हर रोज़ किसी अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कराते रहते थे। तो वो उसके लिए वो पैन कार्ड भी देते थे, आरटीजीएस का डिटेल्स भी देते थे, अलग अलग बैंक होते थे जिसमें पैसा जाता था, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोई कैथलिक बैंक, ऐसे कई बैंक के नाम थे। और वो मुझे बोले ये रिज़र्व बैंक सारे अकाउंट्स अलग अलग तौर से वेरीफाई करेंगे, आपके सारे एसेट्स वेरीफाई किए जाएंगे, क्योंकि आपका कोई टेरर फंडिंग के साथ कोई एंट्री मिलेगी तो सारा पैसा सीज हो जाएगा, नहीं तो हम पैसा वापस कर देंगे। तो हर रोज़ शाम को जितना पैसा ये लेते थे उतने का मेरे को आरबीआई का सर्टिफिकेट डिपॉजिट का दे देते थे। तो जो सबसे पहले इन्होंने 14-15 लाख जो आपके अकाउंट में था वो लिया, हाँ, और फिर आपसे आपके स्टॉक जो पैसा आया बेचा? उसमें, हाँ, उसके हर रोज़ कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे निकलवाते रहते। ये 14 करोड़ का जो हाँ जी, था। 14 और ये कितने दिन सिलसिला चला ये सर? चला पहले तो 14 करोड़ जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक ये रोज़ 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ ऐसे निकलवाते रहे। फिर इन्होंने बोला जी अब हम नेक्स्ट ट्रांच करेंगे और उसमें 25% फिर आप बेचो। तो उसमें मैंने करीब 10 करोड़ के बेचे शेयर्स। उसका भी फिर वही प्रोसीजर कि रोज़ मुझे बोलें ये आप भरो फॉर्म, हमारा इंस्पेक्टर आपको देख रहा है, वो साथ जाएगा, आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे कैमरा के आगे खड़े हो जाएंगे, हमारी रिपोर्टिंग में आ जाएगा, तब आप आगे जमा करेंगे। तो मेरे को फॉर्म भरवा के मेरे से रिसीविंग लेते थे, फिर मेरे को बोलते थे ये यूटीआर नंबर बैंक से ही हमें भेजो। जब तक वो यूटीआर नहीं देते थे तब तक मेरे को वहीं बैठना पड़ता था। फिर मैं इनको बोलता था अच्छा मैंने यहाँ कर लिया, फिर ये मुझे बोलते थे अब आप दूसरे बैंक में जाओ, वहाँ पे करो ये। तो एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक के मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे पेमेंट करने जाने के लिए। और वहाँ मैं यूटीआर लेके इनको फ़ोटोकॉपी भेजता था कि यूटीआर हो गई है। शाम को इनका रिज़र्व बैंक का सर्टिफिकेट मुझे भेज देते थे कि इतना पैसा आपका आ गया। तो लगभग ये जो सिलसिला चला 1 महीने के करीब इन्होंने आपको डिजिटली अरेस्ट करके डराया और रोज बोलते थे अगर आप किसी से भी बोलोगे तो हम आपकी सारी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और कहीं जाने नहीं देंगे। सर उस 1 महीना आपको बिल्कुल भी इनकी बातों पर डाउट नहीं हुआ? और डाउट नहीं हुआ इसकी वजह क्या है? क्या ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपको भेज रहे थे? वो एक तो डर इतना इनका वो हो गया था, और ये मुझे रोज़ रिज़र्व बैंक की सर्टिफिकेट देते थे। फिर ये बोलते थे कि हम आईओ जो है वो बहुत बड़ा नाम, कोई डायरेक्टर सीबीआई के नाम से सूद कोई थे उनका नाम, और वो जो दूसरा आदमी था उनके साथ प्रवीण सावंत, वो भी बड़े कोऑपरेटिव, बहुत बड़े पुलिस के अफसर हैं। तो आपके ये इतना इम्पोर्टेंट केस है, हम होम मिनिस्ट्री को रोज़ खबर देते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है, कितने लोग अरेस्ट हो गए हैं, तो हमें ये अपडेट होम मिनिस्ट्री को रोज़ देना पड़ता है। तो वो कई बार हमें बोलते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं लिया, इनकी फैमिली को क्यों नहीं इंटेरोगेट कर रहे आप लोग। तो ये हमारे आईओ साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सीनियर सिटीज़न है, अच्छी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, सब पैसा दे रहे हैं, तो हमें अरेस्ट लेना नहीं चाहिए इनका। तो हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो सो दैट वी कैन एप्रीहेंड द कल्प्रिट्स। तो ये कॉन्फिडेंस बनाते जाते थे और मुझे रोज़ रिज़र्व बैंक की सर्टिफिकेट दे देते थे। तो शुरुआत में 14 लाख, उसके बाद तकरीबन 14 करोड़ हाँ स्टॉक बेचकर, और फिर 9 करोड़, सब 14, 9, 23 इसी तरह हो गया 23। हाँ मतलब लगभग 23 करोड़ रुपए इन्होंने आपसे ट्रांसफ़र करवा लिए। हाँ जी। सर उसके बाद आपको शक कब हुआ? क्योंकि 1 महीना तो आप कंटिन्यू पैसे देते रहे। 4 सितंबर तक पेमेंट गई, 1 अगस्त से। 1 अगस्त से। फिर इन लोगों ने 15-16 तक रोज़ यही मॉर्निंग की आपकी वेरिफिकेशन चल रही है, कोऑपरेशन हो रही है, रिज़र्व बैंक तसल्ली है, तो हम समझते हैं अब आपको हम रिलीज़ दिलवा देंगे।
रोज़ ये 3-4 बार मुझे बोल देते थे कि हमारा प्रयास है कि आपको हम आपके फंड्स वापस भेज देंगे। तो फिर 16 या 17 को सुबह एक दिन मुझे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फ़ोन आता है। तो बोले जी मुंबई पुलिस वाले तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और वो जो मिस्टर सूद हैं वो देखिए आप गूगल करके वो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में, कई हैदराबाद में। और वो तो आप फ़ोटो देखिए, डायरेक्टर सीबीआई थे, वो तो अस्पताल में पड़े हुए हैं। और जो प्रदीप सावंत है ये जो टेरर फंडिंग कर रहे थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और ये भी उनके साथ मिल गए। तो इसलिए मुंबई पुलिस से ये केस हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उठा लिया है और मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी भेज दी कि हम अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉलो करेगा। तो उसके तहत ये रोज़ मेरे से 3-4 वही 8 बजे रिपोर्टिंग, 12 बजे रिपोर्टिंग वो लेते रहे और बोले कि 3 दिन ये चला। फिर ये मेरे को बोले कि अब आप हमें, आपकी आरबीआई रिपोर्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, परंतु पैसा रिफ़ंड करने के लिए आपको 5 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो उसके साथ ही हम आपका रिफ़ंड वर्किंग शुरू कर देंगे। तो मेरे को बोले ये हो गया फ्राइडे को। मैंने कहा मेरे पे तो बंदोबस्त अभी नहीं है, मेरे को तो शेयर बेचने पड़ेंगे। बोले आप बेच दीजिए और फिर हम मंडे से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मंडे को मुझे बोले पैसा आया, मैंने नहीं अभी, आज तो बेचेंगे तब आएगा। तो ट्यूसडे को बोले आ जाने चाहिए, मैंने कहा हाँ। ट्यूसडे फिर इन्होंने मुझे पूछा आया, मैंने कहा नहीं आया। फिर वेडनेसडे को मुझे बोले हाँ, मैंने कहा हाँ आ गया, पैसा आ गया। तो बोले आप ये पैसा अब हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कहाँ पे भेजना है, ठीक। तो इन्होंने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजा हुआ था, एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का ऑर्डर भेजा कि आप नोडल ऑफिसर से मिलके और ये डिसाइड करो कि हमने वो इस अकाउंट में पैसा जमा करना है। तो मैंने ठीक। आधे घंटे बाद मुझे एक इंस्ट्रक्शन भेजी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई कैलकाटा है उसमें ट्रांसफ़र करो। तो मैंने कहा मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं ट्रांसफ़र दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने एक पहला ऑर्डर मुझे रिज़र्व बैंक का दिया, दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का दिया, अब आप प्राइवेट लिमिटेड देंगे तो मैं उसमें नहीं दूंगा। फिर इन्होंने बोला आप हमारे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बात करो क्योंकि आप वायलेट कर रहे हैं और हम आपको अरेस्ट ले लेंगे। मैंने कहा आप बात करा दीजिए। तो एक लेडी आई फ़ोन पे, तो उसने बोला ईडी के रूल्स अलग होते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे आपका 22 करोड़ वापस दिलवाने का, नहीं तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मैं तो आपके रूल फॉलो कर रहा हूँ। आपने एक ऑर्डर भेजा सुप्रीम कोर्ट को जमा देने का, एक ऑर्डर भेजा रिज़र्व बैंक को भेजने का, मैं दोनों का पालन करूँगा। अब आप कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड को, वो नहीं मैं करूँगा। तो बोले अच्छा अब आप लंच कर लीजिए फिर हम आपसे बात करेंगे। लंच के बाद मुझे 2:30-3 बजे इन्होंने मुझे बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, साइन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गोगोई, नाम मेरे को ठीक है, उनके ऑर्डर थे कि ये एक कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में मैं रजिस्ट्रार को जाके दे दूंगा, किसी कंपनी के नाम नहीं मैं दूंगा। आपने कंपनी बोला है, मैं कंपनी को नहीं दूंगा, मैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाके 5 करोड़ रुपया जमा दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, आपने रिज़र्व बैंक बोला है, मैं रिज़र्व बैंक नोडल ऑफिसर पास जाके आरबीआई का चेक जमा दे दूंगा 5 करोड़ का, आप वहाँ पे काम। तो उस पर वो भिड़ गए, बोले आपको हम अरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा कर लीजिए, अरेस्ट करना है तो मैं तो अभी रिज़र्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट जाके तैयारी हूँ देने के लिए, और ड्राफ्ट भी मैं चेक भी बना के जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होता। तो मुझे बोले आपका कोर्ट वो पुलिस थाना कौन सा है? तो मैंने बोला हाउस खास में है। तो बस फिर उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद नहीं फ़ोन आया, उसका कोई कॉल नहीं आया। नहीं। फिर आपने पुलिस को अप्रोच किया? हाँ, उनको बोल दिया। अब आपकी एफआईआर दर्ज करी है आईएफएसओ डिपार्टमेंट ने जो साइबर क्राइम देखती है? हाँ जी।
पुलिस की बहुत मदद रही हमें, बहुत सपोर्ट किया पुलिस ने। अभी आपने शुक्रवार को एफआईआर करवाई है, हाँ जी। तो कुछ पुलिस से या केस के आईओ से कुछ जानकारी मिल नहीं, पाई अभी नहीं। इन्वेस्टिगेशन को लेकर? मुझे नहीं पता, वो फॉलो कर रहे हैं, उसके आगे मुझे नहीं मालूम। सर, आपके साथ ये जो दुखद घटना हुई है, औरों के साथ ऐसी ना हो, क्योंकि ऐसे केस पहले भी बहुत सारे सामने आए हैं, तो आपने क्या पहले कभी इस तरह के कोई मामला सुना नहीं या टीवी पे कि इस तरह के फ्रॉड चलते हैं? सुना है, पर इतना मेरे को उन्होंने गैग कर दिया था कि फैमिली को अरेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं मुझे। पर जो उन्होंने एनआई एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया, मैं टोटली अंडर अरेस्ट हूँ, मैं गैग ऑर्डर हूँ, तो वो उससे मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो ये क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं डर का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर कोई फैमिली से बात ना करे। हाँ, डर तो डालते हैं ना। तो और भी बहुत सारे लोग हैं सर जो सीनियर सिटीजन भी हैं या अकेले भी रहते हैं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, होते हैं सब, सबके साथ। उनको आप कुछ ऐसा उनके साथ ना हो, अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो आप अपने... मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद फंस के हटा हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, विक्टिम क्या बोलेगा। तो बेहद दुखद ये घटना रही, लेकिन आप सोचिए लगभग 23 करोड़ के आसपास इनको डराकर एनआईए एक्ट में आपको फंसा देंगे। आपके अकाउंट से कुछ ऐसे बैंक अकाउंट खुले हैं जिससे पुलवामा में हमला करने की कोशिश हुई है, वहाँ पे आर्म्स खरीदने की कोशिश हुई है। इसके साथ ही फिर सीबीआई का डर, सुप्रीम कोर्ट के फर्जी लेटर, आरबीआई के फर्जी लेटर, इस तरीके से दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर परेशान किया गया नरेश जी को। और इस पूरे केस के अंदर हम आपको अपडेट बता दें, जो हमारी पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट इन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो फ्रीज कर लिया गया है, यानी कि उसको जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो बैंक के पास फ्रीज हो गया है। उसका एक प्रोसेस होता है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को रिकवर कानूनी तरीके से किया जा सके, क्योंकि ये 1 या 2 दिन का डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, बल्कि लगभग 1 महीने तक इनको डिजिटली अरेस्ट करके इनकी जो गाड़ी कमाई थी, मेहनत की कमाई थी, उसको अपने अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाया गया। तो ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स पैसे को दूसरे अकाउंट्स में भेज देते हैं, कई बार विड्रॉ कर लेते हैं। फिलहाल आईएफएसओ यूनिट की कोशिश ये है कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को रिकवर किया जा सके। तो वहीं हमारी भी लोगों को एक यही सलाह है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का कॉल आता है तो आप बेहद सावधान रहें और अपने परिवार से या अपने लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क करें।